बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में बेटा वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ नॉन एज इंटीग्रेशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था और 3.5 तक जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है वो इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। इसकी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम एक न्यू इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ नॉन एज डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुतालिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल जो है वो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि आपके जो MCQs टाइप पेपर हैं या आपका जो एंटी टेस्ट का पेपर है उसमें डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आपके अगर जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पेपर में भी इनसे जो MCQs है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से वो लाजमन आता है। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। तो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में और इनडेफिनेट इंटीग्रल में बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, और वो डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह बनती है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a to b f of x into d of x is called definite integral, definite integral। आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में सिंपल जो देखा था वहाँ पर सिर्फ ये इंटीग्रल साइन था और आगे ये लिखा था f of x dx। यहाँ पर जो चीज़ अजाफी आपने देखी है वो ये है कि यहाँ पर ये दो नंबर हैं a और b, एक नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ मज़ीद आपने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब यहाँ पर ये जो a और b हैं ये क्या कहलाते हैं। Here a is called lower limit of integration and b is called upper limit of integration। b is called upper limit of integration। यहाँ पर अब जो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने जो मेन डिफरेंस देखना है इनके आंसर के हवाले से वो ये है कि जब आप किसी इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते थे तो आपको याद होगा कि आप अपने आंसर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो था वो ऐड करते थे और आपका आंसर जो था वो एक वेरिएबल की शक्ल में होता था। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो, आपने x की जो इंटीग्रेशन की वो सिंपल थी x²/2 और आगे आपको कहा जाता था एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आप ऐड कर दें। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के केस में यहाँ पर और आगे आने वाली जो आपकी एक्सरसाइज हैं 3.6, 3.7, 3.8 इनमें आप अब कांस्टेंट ऑफ c इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया करेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर है वो ऑलरेडी ही एक कांस्टेंट की शक्ल में होगा। किसकी शक्ल में होगा? कांस्टेंट की शक्ल में होगा। ठीक है, तो अब आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड नहीं करना डेफिनेट इंटीग्रल के केस में। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंटीग्रल x इंटू डी एक्स 0 से 1, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आप लिखते हैं 0 से पाई साइन x dx, ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की एग्ज़ाम्पल है। आप लिखते हैं 0 से 1 e⁻x dx, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रल के ऊपर इस तरह के नंबर ये लगा दें, ठीक है, तो वो आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल की एग्जांपल बन जाएगी। अगली चीज़ के डेफिनेट इंटीग्रल को हमने सॉल्व कैसे करना है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्या है, और दूसरा ये कि डेफिनेट इंटीग्रल के हवाले से प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जहाँ तक डेफिनेशन का लिंक है वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल।
डेफिनेट इंटीग्रल की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर ये आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है a से b f ऑफ x dx, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप वेरिएबल है x, अगर आप x की जगह y लिख दें या z लिख दें, यानी वेरिएबल चेंज कर दें, तो डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। तो यहाँ से a से b f ऑफ z dz की इंटीग्रेशन करें, ये दोनों आंसर आपके पास सेम होंगे, यानी कि इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक एज आप जानते हैं कि यहाँ पर x की इंटीग्रेशन की तो x स्क्वायर बाई 2 है, और अगर यहाँ पर मैं z की इंटीग्रेशन करता z के विद रिस्पेक्ट तो वो बनता z स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लेकिन दोनों सूरतों में आंसर सेम ही समझा जाएगा, वो मुख्तलिफ नहीं होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की वो ये है कि आपके पास अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx है, अगर आप इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दें, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर दें, आप अपर लिमिट नीचे लें, लोअर लिमिट ऊपर ले जाएं, मतलब ऐसे कर लें, आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया a टू b f ऑफ x dx, तो फिर यहाँ पर आपने एक माइनस का निशान लगा देना, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आप यहाँ पर लाइक एज कोज x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट आपकी है 0 से पाई, तो अब अगर आपने लिमिट पाई से 0 कर दी है तो फिर एक माइनस का निशान बाहर आएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई से 0 कोज x dx, ये दोनों आंसर सेम होंगे, ठीक है। थर्ड वन प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ इस तरह है कि आपके पास एक इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx है, आप इस इंटीग्रल को दो या दो से ज़्यादा इंटीग्रल के सम के तौर पर लिख सकते हैं, यानी इसे ब्रेक कर सकते हैं आप। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक नंबर b और c है, c और d हैं, या चले एक नंबर को पहले समझते हैं कि a c से स्मॉलर है और c स्मॉलर है b से, यानी कि a से लेकर b के दरमियान एक नंबर c है, सही है। जैसे आप कहते हैं कि आप इनफाइनाइट नंबर है 1 और 3 के दरमियान, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर कहता हूँ एक नंबर 2 है, तो आप इस इंटीग्रल को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं दो इंटीग्रल के सम के तौर पर। आप इसे लिखेंगे पहले a से लेकर c f ऑफ x d ऑफ x, और आगे आप लिखेंगे c से लेकर b f ऑफ x d ऑफ x, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ कि 1 से लेकर 5 लिखा हो x इंटू डी एक्स, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, पहले से आप लिख लेंगे 1 से 2 x इंटू डी एक्स, फिर आप लिख लें 2 से 3 x इंटू डी एक्स, फिर आप लिख सकते हैं 3 से 4 x इंटू डी एक्स, और लास्ट से आप लिख सकते हैं 4 इंटू 5 x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो नंबर मैंने 2 3 लिखे हैं ये पॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 1 से लेकर 2.5 लिखा जा सकता है, फिर 2.5 से स्टार्ट करेंगे, अगला नंबर जहाँ तक जाएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो सा आपको नंबर दिया होगा। अब इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। सम टाइम ऐसा होता है फंक्शन है तो फिर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब ऑड और इवन फंक्शन के मतलब आप जानते हैं, एक फंक्शन को आप इवन फंक्शन कहते थे अगर f ऑफ माइनस एक्स का जवाब और f ऑफ x का आंसर इक्वल हो जाए, और आप इस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते थे अगर आपने f ऑफ माइनस एक्स लिखा और ये माइनस टाइम f ऑफ x के इक्वल आ गया, ठीक है। इसकी यहाँ पर बेटा ये आपका जो साइन फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं साइन के एंगल में अगर आप माइनस रखेंगे तो साइन माइनस एक्स जो है माइनस वाई रह जाएगा, माइनस साइन एक्स बन जाएगा। तो साइन यहाँ पर ऑड फंक्शन है और लिमिट आपकी नीचे माइनस पाई है ऊपर प्लस पाई है, सिर्फ माइनस और प्लस का जो है डिफरेंस है। ऐसी सूरत में कभी भी आपके पास इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आ जाए तो इसका आंसर आपने डायरेक्ट 0 के को लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर लिखा है माइनस पाई से प्लस पाई कोज एक्स, तो ये 0 के को नहीं आएगा, क्योंकि कोज एक्स आपका इवन फंक्शन होता है। क्योंकि आप कोज के एंगल में अगर आप माइनस पुट करेंगे, कोज माइनस एक्स लिखेंगे, तो आप जानते हैं यहाँ से माइनस वाई नहीं आएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा कोज एक्स, यानी ये इवन फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करेगा। ऐसी सूरत में आप इसे लिखेंगे 2 टाइम्स 0 टू पाई कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल डबल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास फर्ज करिए कि लोअर और अपर लिमिट सेम हो फंक्शन की इंटीग्रल की, ऐसी सूरत में फंक्शन की इंटीग्रेशन का आंसर 0 के बराबर आएगा, चाहे फंक्शन कितना ही मुश्किल क्यों ना लिख के दिया आपको। आपने देखा है कि लोअर और अपर लिमिट सेम है, इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। मिसाल के तौर पर ये लिखा है log x ओवर x और लिमिट है 10 से 10, तो
तो अब आपको इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं सोचना आपने, सिर्फ इसका आंसर बनेगा 10 से 10, चूँकि लिमिट सेम है तो उसका आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो आपके बोर्ड के MCQs बनते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। आवाज़ की जो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है उसके लिए मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम केयर करूँगा। तो आई होप कि अगर कोई वीडियो में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, मैं इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो मेरी वीडियो अगर आपके लिए बेटा हेल्पफुल है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।